उपसे संयोजी बंध को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका बुक में एक नाम और लिख रखा है इन्होंने, डेटिव बॉन्ड। हिंदी इंग्लिश में कभी भी लिख के देते हैं तो इस तरह से डेटिव बंध। सेमी पोलर, दो तीन नाम है पर अभी आप देखते जाइए। उपसे संयोजी बंध कैसे बनेगा? तो यहाँ पर याद रखना हमको, एक एटम है हमारे पास जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और एक और एटम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? साझेदारी नहीं हो रही, यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो रही। एक एटम क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और दूसरा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो अब कोई 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको अपन क्या बोलेंगे? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोल देंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का एक नाम और है अनाबंधी, जो बंध बनाने में भाग ना ले। पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो बंध बनाने में भाग ना ले, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? अनाबंधी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको? बी को। और एक बात और याद रखिए, उपसे संयोजी बंध को हम किससे दर्शाते हैं? एरो के द्वारा, तीर के द्वारा दर्शाएंगे। और तीर किधर से किधर लगाएंगे? दाता से ग्राही की ओर, डोनर टू रिसीवर या एक्सेप्टर। यहाँ पर बस कंडीशन याद रखना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होना चाहिए और दूसरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से। यहाँ पर भी ट्रांसफर हो रहा, देखिए ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट या उपसे संयोजी। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता था तो बनता था आयनिक। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन शब्द यहाँ पर भी है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से जो बंध बनेगा उपसे संयोजी, और केवल इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बनता है वो होता है आयनिक। इसके कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली कोवेलेंट जैसे होंगे, से संयोजी जैसे। इसमें भी दिशात्मक वगैरह होगा, इसके में एमपीवीपी दोनों के बीच में होंगे। तो इसमें अपन ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। और इसकी कंडीशन भी जनरली क्या होगी? जो कोवेलेंट की थी, नॉन मेटल नॉन मेटल, अधातु अधातु। अब तीनों बॉन्ड हमारे सामने क्लियर है। पहला मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड क्लियर करा है, दूसरा कोवेलेंट या सहसंयोजी, और तीसरा हमारे पास है उपसे संयोजी। अब एक्सरसाइज करूंगा मैं, ये आयोनिक था, ये कोवेलेंट और ये कोऑर्डिनेट। आपसे एग्जाम में सपोज करिए पूछा गया NaOH में किस तरह के बॉन्ड है, कौन कौन से बॉन्ड है। देखिए ऑप्शन हमारे पास दे रखा है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आयोनिक, दूसरा है आयोनिक प्लस कोवेलेंट, तीसरा है कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, या फिर ऑल ऑफ दिस लिखा है या ओनली कोवेलेंट लिखा है। तो हम कैसे तुरंत इसको बताएं कि इसमें आंसर क्या रहेगा? NaOH में कौन कौन से बॉन्ड। अब डेफिनेशन हमारी पहले से आप एक्सरसाइज जब करेंगे तो डेफिनेशन तीनों की अपने दिमाग में होना चाहिए। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता रखी है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। इसकी मैंने बता रखी थी कि कितनी सी जगह हम लिख सकते हैं, समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से। यहाँ पर ओनली इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ट्रांसफर दोनों में हो रहा है, एक देगा दूसरा लेगा, यहाँ पर भी एक देगा दूसरा लेगा, और यहाँ पर क्या होगा? दोनों देंगे और दोनों ही लेंगे, सेम इलेक्ट्रॉन। तीनों में फोकस रखना है डेफिनेशन। अब NaOH, Na लिखा मैंने, आप सब जानते हैं Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। और आउटर में कितने? 1। फिर इसी के आगे मैंने क्या लिख लिया? ऑक्सीजन। उसी के आगे मैंने क्या लिख लिया? हाइड्रोजन। पहले तो आप ट्रिक देख लो। ट्रिक ये है कि ये है मेटल, ये धातु है सोडियम। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। जो गैस होती है वो नॉन मेटल होती है। धातु का सबसे अच्छा तरीका ऐसे याद रख लो, जो गैस है उड़ती रहे। ऑक्सीजन क्या है? गैस। हाइड्रोजन क्या है? गैस। तो ये धातु और ये
अधातु दोनों के बीच में जो बंध बना, मैंने आपसे इसकी कंडीशन बताई थी आपको, पहले हमने डेफिनेशन लिखी, वहीं इसकी आप कंडीशन लिख लो, शर्त लिख लो, भैया एक धातु होना चाहिए और दूसरी होना चाहिए अधातु। तो यहाँ एक मेटल है और एक नॉन मेटल। हमने आंख बंद करके बोला कि ये आयोनिक बॉन्ड है। अब ये भी अधातु है और ये भी अधातु है, ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। तो इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ कंफ्यूजन वाला मामला है क्योंकि आधार दोनों में कोवेलेंट भी हो सकता है और कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, सोडियम के आउटर में कितना है 1, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 6, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और बाह्यतम कोश में 6। ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लिख लिया हमने। अच्छा, हाइड्रोजन का तो क्रमांक भी एक होता है एटॉमिक नंबर, और आउटर मोस्ट में भी एक ही होता है, तो उसको भी हमने इस तरह से लिख लिया। अब सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन अगर अपना अष्टक पूरा करे, ऑक्टेट रूल हमें पता है 288, ये नहीं भूलना हमें। तो ये 2 में भी देखिए इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट एक ले लिया इससे। ऑक्सीजन क्या करेगा, एक उधर से ले लेगा और एक इधर से, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा होगा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आप देखिए क्या हो रहा, साझेदारी हो रही है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कौन ले रहा, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा, ऑक्सीजन से। तो ये शेयरिंग हो रही, शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई किस किस के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। अब समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही तो अपने दिमाग में क्या जाएगा, ये कौन सा बंध है, सह संयोजी, ये होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ पर ये अगर एक इलेक्ट्रॉन दे किसी को तो मजे आ जाएंगे, देखिए अष्टक पूरा होगा इसका। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है लेकिन गेन नहीं कर रहा, ले नहीं रहा, इससे सिर्फ दे रहा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा, सोडियम दे रहा और ऑक्सीजन ले रहा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए कौन सा बंध हो गया, आयनिक। तो हमें तुरंत दिमाग में आ गया कि NaOH में किस तरह के बॉन्ड है, आयोनिक भी मिलेगा, इसमें सिंगल आयोनिक है और सिंगल कोवेलेंट है। मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी होगा कि इसमें एक आयोनिक बंध है और दूसरा सहसंयोजी बंध है। लेकिन ये बताने के लिए आपको रटना नहीं है, तीनों की डेफिनेशन अपने दिमाग में होना चाहिए और साथ साथ तीनों की हमें कंडीशन याद होना चाहिए, बहुत जल्दी से बन जाए। और एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं एक दो। सेकंड आप, अच्छा NaOH मालूम होगा, इसके तुरंत बाद में बताऊंगा आपको SO2। SO2 में किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी। तो अब इतना तो पक्का है कि सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल है, अधातु, और ऑक्सीजन भी अधातु है, तो इसमें आयनिक तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है। अच्छा, इसके लिए आपको बस ये याद रखना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16286, मतलब अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 लेगा। और लेने वाले कभी धातु नहीं होते, मेटल जो है धातु है, उसकी पहचान याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ऑक्सीजन भी इसी ग्रुप में है, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह। तो ये सब दोनों नॉन मेटल है, तो इसमें पहले क्लियर होगा, इसमें आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बंध तो नहीं होगा। लेकिन अब इसमें सहसंयोजी भी हो सकता है और उपसहसंयोजी भी हो सकता है। कितने कोवेलेंट होंगे और कितने कोऑर्डिनेट होंगे अगर नंबर पूछे तो उसके लिए क्या करें हम। सबसे पहले आप देखिए सेंट्रल एटम कौन है, केंद्रीय परमाणु एस है। एस के बाह्यतम कोश में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर का क्रमांक 16 होता है और बाह्यतम कोश में होंगे 6। अब ऑक्सीजन कितने अटैच हो रहा है इससे, 2, किधर भी लिख लो 2 ऑक्सीजन। जैसे हम जल लिखते हैं H2O, तो केंद्रीय परमाणु O होगा और इसके दोनों तरफ क्या लिख लिया हमने, H। तो ये टीका नहीं लगा कि इधर ही लिख लो, ऊपर नीचे लिख लो, पर हमें सेंटर में किसको रखना है, ऑक्सीजन को। इसी तरह से हमने केंद्र में किसको रखा, सल्फर को, और 2 ऑक्सीजन लिख लिया अपनी मर्जी से। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी हमें पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके भी बाह्यतम कोश में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ 6 बिंदियां लगाना, देखिए 2 4 6। ये इलेक्ट्रॉन है लेकिन मैंने शो अलग अलग तरह से किया है यहाँ पर, ताकि पहचान जल्दी से हो जाएगी, सल्फर के इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, देखिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा, किससे, सल्फर से। और सल्फर के पास भी 6 है, तो सल्फर भी क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन से। अब शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही दोनों में,
कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, दो दो। तो ये बन गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, द्विसहसंयोजी बंध बन गया है। अब इसके अलावा देखिए सल्फर के पास में अभी और भी इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर बोले 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जोड़े को क्या बोलते हैं अपन, एकांकी। यहाँ पर ऑक्सीजन बैठा हुआ देखिए, ऑक्सीजन के पास आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2। और ये अपना अष्टक पूरा कर चुका है, ये अपना अष्टक पूरा कर चुका है, 6 तो थे और 2 इधर से ले चुका। तो अब इसको साझेदारी नहीं करना, इसने क्या किया, अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देगा, ऑक्सीजन। सल्फर नहीं ले रहा, इससे ध्यान रखना, सिर्फ सल्फर दे रहा, अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा, 2। मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए इसने, ऑक्सीजन को। तो ये कौन सा बंध बन गया, कोऑर्डिनेट। एक ये जोड़ा दे रहा और दूसरा जोड़ा ले रहा, तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट या उपसे संयोजी बंध। तो SO2 में किस प्रकार के बंध होंगे, तो आपको समझ में आ रहा है, 2 तो होंगे इसमें सहसंयोजी कोवेलेंट, और एक इसमें हो जाएगा कोऑर्डिनेट या उपसहसंयोजी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर नेक्स्ट क्या इसी में मैं एक और बताऊं, SO2 की जगह अगर मैं कर देता SO3, तो अभी भी आपको मालूम है एक ऑक्सीजन और मैं कहीं भी लिख देता, सपोज करिए मैंने यहाँ लिख दिया या ऊपर लिख दिया, तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और दिखाई दे रहा है, ये दोनों के दोनों किसको दे देता, इस वाले ऑक्सीजन। इससे भी साझा नहीं करेगा, ध्यान रखना, इससे भी साझा नहीं कर रहा, सिर्फ दे रहा। तो SO3 में डबल तो हो जाएगा कोवेलेंट और 2 ही हो जाएंगे इसमें कोऑर्डिनेट। अगर हमसे पूछा जाए SO3 में किस प्रकार के बंध होंगे, तो आपको समझ में आ रहा, इसमें सहसंयोजी भी होंगे और उपसहसंयोजी। कितने कितने होंगे, अगर संख्या भी बताना तो हम संख्या भी बता सकते हैं, 2 सहसंयोजी और 2 उपसहसंयोजी। ये केमिकल बॉन्ड जो फेमस है, ये तीनों बहुत परेशान करते हैं। 1 या 2 एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा इसमें। ये अपना टॉपिक कंप्लीट। यहाँ पर थोड़े से टिपिकल एग्जाम्पल और देख, K3Fe(CN)6। आजकल NCERT होने से बड़े बड़े एग्जाम्पल भी, ये बड़े बड़े उदाहरण भी हमसे पूछ सकते हैं। इसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी, पूरा ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया। देखिए इसको हम बोलेंगे, ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं, आयनिक संकुल। आयोनिक कॉम्प्लेक्स में भी आजकल आपसे बॉन्डिंग पूछ सकते हैं। अब हमसे पूछेगा इसमें किस तरह की बॉन्डिंग है, तो इसका सबसे आसान तरीका देखिए, इसमें एक ट्रिक याद रखना, ये लार्ज ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। बड़े ब्रैकेट के बाहर जितने भी आपको पोटेशियम दिख रहा है, लिथियम दिख रहा है, कुछ भी, अच्छा जरूरी नहीं, एक एग्जांपल और मैं इसी तरह का दे रहा हूँ आपको, कोबाल्ट, हेक्सामीन, लार्ज ब्रैकेट को क्लोज किया, इधर मैंने लिख लिया सी। अब देखिए यहाँ तो पोटेशियम क्या है, धातु है, लेकिन यहाँ क्लोरीन क्या है, धातु है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बड़े ब्रैकेट के बाहर जितने भी आपको दिखाई दे रहा है एटम, कितनी संख्या में, 3 है। तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि दोनों में आयोनिक बॉन्ड कितने हैं, 3, क्योंकि इसके बाहर भी कितने पोटेशियम है, 3, और इसके बाहर भी कितने क्लोरीन। तो बाहर जितनी संख्या में तत्व जुड़े रहते हैं, एलिमेंट जुड़े रहते हैं, वो इतनी संख्या में हो जाते हैं आयनिक बॉन्ड। इनको आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आयनिक संकुल में आयनिक बंध कितने हो गए, 3, क्योंकि यहाँ K3 है, अगर K2 हो जाते तो 2 आयनिक हो जाता, अगर Cl यहाँ 4 हो जाते हैं तो 4 हो जाता। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर है। अब हम अंदर चलें, अंदर में पहुंचा तो मेरे को Fe मिला और Cn मिला। तो FeCN, अब ये देखिए मेटल है, धातु, और इससे Cn, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अधातु है। तो ये जितनी भी संख्या यहाँ दिखाई दे रही है आपको, जैसे ये मेटल है और ये लिगेंड है, लिगेंड बोलते हैं इनको, अगले वीडियो में अपन देखेंगे। तो धातु से जितने लिगेंड जुड़े रहते हैं, मेटल से जितने लिगेंड डायरेक्टली अटैच होते हैं, वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप देखिए दोनों में, इसमें भी धातु से 6 लिगेंड जुड़े हैं अमोनिया, और इसमें भी धातु से 6 जुड़े हैं। तो आयनिक बंध कितने हो गए, 3, और उप सह संयोजी, कोऑर्डिनेट समझ गए ना, उप सह संयोजी बंध कितने हो गए अपने, 6।
अब सहसंयोजी हमें देखना, इसके लिए मेरे को CN लेकर आना पड़ेगा। साइनाइड आप देखते हैं, साइनाइड को हम इस तरह से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 और नाइट्रोजन की होती है 3, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध दिखाई दे रहे हैं हमको, तो आपको तुरंत समझ में जाएगा यहाँ पर 3, 1 2 3, मतलब एक साइनाइड, ये साझेदारी हो रही, ध्यान देना ये साझेदारी हो रही है, यहाँ पर साझेदारी होगी तो कौन से बंध होंगे, सहसंयोजी। तो एक साइनाइड में कितने हैं 3, तो 6 में कितने हो जाएंगे, तो 6 3 18। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सहसंयोजी बंध कितने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप कहेंगे इसमें भी 18 और इसमें भी 18, क्योंकि अमोनिया को भी अगर आप खोल के लिखें, ओपन लिखें तो ऐसे लिखते हैं। तो एक अमोनिया में कितने सहसंयोजी बंध है, 1 2 3, तो 6 3 18। यहाँ पर आयनिक बंध होगा 3, उपसहसंयोजी बंध होगा 6, कोऑर्डिनेट जिन्हें कहते हैं, और कोवेलेंट सहसंयोजी बंध होगा अपने 18। इस तरह से आप बंध किसमें भी बता सकते हैं, आयनिक कॉम्प्लेक्स या आयनिक संकुलों में भी हम बंध बता सकते हैं। बस इसको रटना नहीं है आपको, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये दोनों एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, रट के हमें नहीं जाना। यहाँ मैंने लिख दिया आपको Na3, यहाँ लिख दिया एल्युमिनियम, यहाँ लिख दिया वाटर, यहाँ लिख दिया 6। तो इसमें भी आप पहचान लेंगे कि आयनिक कितने हैं, तो आयनिक बॉन्ड कितने हो जाएंगे 3। यहाँ पर कोऑर्डिनेट या उपसहसंयोजी कितने हैं, तो अभी भी आपको मालूम है 6। और सहसंयोजी कितने होंगे, तो सहसंयोजी या कोवेलेंट निकालने के लिए वाटर को ओपन कर लेंगे। एक जल के अणु में कितने सहसंयोजी बंध है 2, तो 6 में कितने हो जाएंगे 12। तो जरूरी नहीं पहले 18 आए थे, अभी भी 18 आए। तो ये बंध निकालने का तरीका मैंने किसमें बताया आपको, आयनिक कॉम्प्लेक्स।